नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। दुनिया में बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फंक्शंस इंडिया में होते हैं। सर ये कैसी टॉपिक पढ़ा रहे हो, मतलब मैथ्स में कहाँ से कहाँ चले गए आप, समाज शास्त्र में सारी। आज अपन पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, लेकिन ये फंक्शंस वो नहीं है जिसमें अपन सब तैयार होकर बढ़िया से नहा धो के सेंट लगा के जाते हैं। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 11th के अप्लाइड मैथ्स का नया टॉपिक, नया चैप्टर, जिसका नाम है फंक्शंस। अब इसको डिटेल में अपन समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसको देना हमारे लिए आवश्यक है। आप पढ़ रहे हैं फंक्शंस चैप्टर, क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का, आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये कोई और नहीं बोलता, हम खुद ही बोलते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, है कि नहीं? बाकी तुम लोग बताओ यार, बेस्ट है कि नहीं है। चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो भैया देखिए, आप हमारे साथ यानी मैग्नेट ब्रेन्स के साथ कक्षा किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा सिलेबस, सारी चीजें पढ़ सकते हैं, वो भी निःशुल्क। चाहे वो आपके स्कूल एग्जामिनेशन हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हम आपकी हर तरीके से तैयारी करवाते हैं, वो भी बिना किसी फीस के। हाँ, बदले में गुरु दक्षिणा अगर मैं छोटी सी मांग लूँ तो बुरा मत मानना। देखो इतनी सी है गुरु दक्षिणा हमारी कि जब भी आप हमारे किसी लेक्चर से, किसी सेशन से, किसी भी टीचर से कुछ भी सीखते हैं तो उस सेशन को शेयर कर दिया करो, है ना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। क्या है, उससे दो फायदे होंगे। एक कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में लोगों को पता चलेगा कुछ नया, वो भी लर्न करेंगे, उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। दूसरा, हमारी रीच भी मैक्सिमम लोगों तक हो जाएगी, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। ये हो गई हमारी मैंडेटरी बातें। अब आ जाते हैं आज के सेशन के हमारे पूरे टॉपिक पे कि अपन आज पढ़ने के वाले हैं। तो भैया अपन का जो आज का सेशन है वो होगा फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की तरफ पूरा कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, अपन फंक्शंस को समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और फिर सेशन को बढ़िया से एंड करेंगे। फिर अगले सेशन में एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जारी रखेंगे। चलो बात करते हैं भैया फंक्शंस की। तो अगर आपको याद हो, हमने कुछ सेशन पहले, कुछ चैप्टर्स पहले एक चैप्टर पढ़ा था, सेट एंड रिलेशंस, राइट? तो मूलतः सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इस तरीके से बात चलती है। ठीक है, तो आप पहले सेट्स के बारे में पढ़ते हैं, वहां से आपको रिलेशन समझाए जाते हैं, और रिलेशंस के बाद फिर आप फंक्शंस पे आते हैं। रिलेशंस बेसिकली आपने ये पढ़ा है कि जब आप दो पर्टिकुलर सेट्स के बीच में कोई रिश्तेदारी या फिर कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से हमने सिखाया था कि रिलेशनशिप में, रिलेशंस में क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें वहां पे आप यूज करते हैं। फंक्शंस थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा है, सबसे पहली लाइन, अ फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन की परिभाषा ही, या फंक्शन का जो मूल सिद्धांत है, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? रिलेशन के अराउंड। ठीक है, एक स्पेशल केस किसका? रिलेशन का। ठीक है, यानी रिलेशंस में से हमने कुछ स्पेशल केसेस को अलग किया और उन्हें नाम दिया फंक्शंस। ठीक है, तो अगर मैं इसी सेंटेंस को वेन डायग्राम के थ्रू बनाऊं तो देखो कुछ ऐसा बनेगा कि ये रहा आपका रिलेशंस की फैमिली। ठीक है, और इसके अंदर कुछ स्पेशल वालों को आप कहते हो फंक्शंस। अब इनमें स्पेशल क्या होता है वो आपको थोड़ा हम अभी आगे चल के समझाएंगे। क्लियर हो गया मामला? जी सर। चलिए अब देखते हैं इसमें और आगे क्या दिया है। टू बी स्पेसिफिक, मतलब अगर हम बहुत आपको सही मायनों में समझाएं तो अगर x और y दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, अब देखो वापस कहां पहुंच गए? मूल सिद्धांत पे, किसके? सेट्स के। तो ये कह रहे हैं कि अगर x और y दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जब आप एक रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, फ्रॉम x टू y, अब ये रिलेशन होगा तो किसी का किसी से होगा ना, है ना? तो जब आप x और y के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे तब ऐसा हो सकता है, तब क्या हो सकता है? तब ऐसा हो सकता है कि आपका कोई भी एलिमेंट x का, ठीक है, y के एलिमेंट से रिलेट ना करे। दैट इज जो आपने रिलेशन एक्सप्रेस किया है, वो हो सकता है वो कि x के कुछ एलिमेंट या एक दो एलिमेंट ऐसे हों जो कि y से रिलेट ना करें। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट सबसे रिलेट कर जाए। तो वो सारे पॉसिबल केसेस में से आप कुछ स्पेशल वाले छांटते हैं। अब इसमें स्पेशल क्या होता है? तो देखो यहां पे लिखा है, स्पेशल ये होता है इसमें कि अगर आप फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, देखो रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन में आपके पास एक सेट x होगा, एक सेट y होगा, और जब आप इनके बीच में कुछ रिलेशन बताते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सेट x के कुछ एलिमेंट्स
सेट y के किसी भी एलिमेंट से रिश्तेदारी जो आपने बताई है वो शेयर ना कर पाए, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कुछ की एक से ज्यादा से रिश्तेदारी हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, कहां लिखा हुआ है, तो देखो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि जब आपने बोला कि बी ए रिलेशन फ्रॉम x टू y, देन r मे नॉट रिलेट, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो जो रिलेशन है वो किसी एलिमेंट को, किसके, x के एलिमेंट को y के एलिमेंट से मे नॉट रिलेट करे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x के कुछ एलिमेंट या कोई एक एलिमेंट मोर देन वन, एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट कर जाए y के, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि x के कुछ मेंबर खाली बैठे हों, कुछ मेंबर के 2-3 कनेक्शन बन जाएं बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप विच वी हैव एक्सप्रेस्ड। ये तो होगा रिलेशनशिप्स का जनरल प्रिंसिपल कि जहां पे x और y के बीच में कनेक्शन होता है। अब कनेक्शन सिंगल तार का हो, एक तार से 4 लोग बात कर रहे हो, या फिर किसी का किसी से तार जुड़ा ही ना हो, सब आ जाता है। लेकिन फंक्शंस में स्पेशल क्या हो जाता है, तो देखो लिखा है बट, यानी रिलेशंस में आपने एक स्पेशल कंडीशन लगा दी जिससे आप फंक्शंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब फंक्शन रिलेट्स, तो फंक्शन में रिलेशनशिप तो होता है, लेकिन कैसा होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ x टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y, ठीक है। इसको अगर मैं रियल लाइफ से आपके अगर कंपेयर करूं तो देखिए, जब आप कॉलेज जाएंगे, जब आप स्कूल में होते हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, है ना। आप कुछ ऐसे होते हैं जो आपके क्लासमेट होते हैं लेकिन आपकी उनसे कभी जीवन में बात ही नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक दोस्त होते हैं जिनसे आपका जीवन भर का साथ चलता है लंबे समय तक, है ना। मतलब आप उन दोस्तों से कभी अलग होते ही नहीं है, आप उन्हीं के साथ अपनी दोस्ती बना के चलते हैं एंड थ्रू आउट वो रहता है, ठीक है। मे बी टिल योर ओल्ड एज, ऐसी आपकी दोस्ती हो जाती है। तो वो जो है वो स्पेशल हैं। तो इसीलिए देखो रिलेशन तो सबसे है, आपका रिलेशन उस व्यक्ति से भी है जो कि आपके क्लास में सिर्फ बैठा है और आपसे 3 साल तक या आने वाले जब जितने साल आप कॉलेज करेंगे आपसे कभी नहीं बात करेगा। एक रिश्ता वो भी है, ठीक है, कि आप क्लासमेट से। एक रिश्ता वो है जिसमें आपने कभी किसी ग्रुप में काम किया हो तो साथ में आप दूसरे को जानते हैं, बात होती है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज रिश्ते नहीं है। और ऐसे आपके पास 1-2 नहीं 4-5 लोग हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ आप हमेशा ही आगे बढ़ोगे, मतलब जिनसे आपकी ऐसी दोस्ती हो जाती है कि 3 साल रही उसके बाद भी वो कंटिन्यू होती रही, ठीक है। अभी अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन दूं आपको सेट्स की, तो डेफिनेशन कहती है कि भैया अगर x और y रिलेशनशिप, सॉरी फंक्शन की, तो अगर x और y दो नॉन एम्प्टी सेट है। ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ही होता है अगर एम्प्टी हो जाएगा तो फिर कुछ बात बन ही नहीं पाएगी। अगर x और y दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, देन अ सबसेट f ऑफ x क्रॉस y इज कॉल्ड अ फंक्शन। अब आपने x क्रॉस y, आपने पता होगा क्या होता है, क्या करते हैं अपन x क्रॉस y में, सर x क्रॉस y में x के हर एलिमेंट को y के हर एलिमेंट के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। उसका सबसेट मतलब उसका एक हिस्सा f होगा, ठीक है। लेकिन ये f की स्पेशल फीचर क्या होगी, इज कॉल्ड अ फंक्शन और मैपिंग और अ मैप फ्रॉम x टू y इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ जो आपके ये जो एलिमेंट्स हैं इसके, किसके, ये जो आपने सबसेट बनाया उसके, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y such that xy is belonging to f. It is written as function x from x to y. मतलब सर कुछ चीज समझ नहीं आई, दोबारा समझाइए। देखिए सबसे पहली बात तो आपने क्या बोला, एग्जैक्ट डेफिनेशन के हिसाब से यदि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं x और y, ठीक है, आपने इनका किया x क्रॉस y, यानी x का हर एलिमेंट y के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा या उनके साथ एक पेयर बनाएगा, ठीक है। तो इस लिस्ट ऑफ पेयरिंग का एक सबसेट होगा f, ठीक है। f क्यों, क्योंकि ये फंक्शन होगा, ठीक है। अब अगर ये फंक्शन है तो हमने क्या सीखा है, क्योंकि भैया इस फंक्शन में कुछ यूनिक होता है, तो ये जो सबसेट है f जो फंक्शन है उसमें यूनिक क्या है, उसमें यूनिक ये है कि x और y की जो रिश्तेदारी हमने बनाई है वो कुछ इस प्रकार बनेगी कि x के ईच एलिमेंट के लिए, मतलब x के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y, एक यूनिक वैल्यू ऑफ y एग्जिस्ट करेगी। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका एक एक एलिमेंट होगा x का, उसके लिए y का कोई एक यूनिक सदस्य हमेशा रहेगा और एक ही रहेगा यूनिक, एक से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे आप इसे फंक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। इज दिस क्लियर, क्या कोई दिक्कत, जरा से भी नहीं सर। तो मतलब फंक्शन कुल मिला के किस कहानी का नाम है, फंक्शन कुल मिला के
रिलेशंस की एक स्पेशल कहानी है जिसमें स्पेशलिटी क्या होती है कि जो एक्स एलिमेंट, एक्स अपना सेट है, मतलब जो पहला सेट है उसके हर एक एलिमेंट के पास एक यूनिक साथी होता है जो कि आपके वाई वाले सेट से जुड़ा होता है। ठीक है, स्पेशल क्यों हो जाता है? क्योंकि भैया आपको एक यूनिक दोस्त मिले, ये बहुत रेयर चीज है, ये बहुत आसानी से नहीं होती है। ठीक है, एक यूनिक रिश्ता कि वो इंसान किसी और का है ही नहीं, सिर्फ आपका है। मतलब मैं रियल लाइफ से क्या कंपेयर कर रहा हूं, मतलब वो जो वैल्यू है, वो जो एलिमेंट है, वो इस सेट के एक एलिमेंट के साथ ही है। ठीक है, तो उस केस में उस लॉयल्टी, वो जो स्पेशल फीचर है, उसको हम यहाँ पे फंक्शंस के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, चलेगा सर। रिलेशन से अलग क्यों है? क्योंकि भैया रिलेशन में अगर एक से ज्यादा कनेक्शन हो गए तो भी चलेगा, कोई कनेक्शन नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे यूनिक कनेक्शन होता है। ठीक है, thus a subset of f of x cross y is called a function from x to y if क्या कंडीशन है? each x के हर एक मेंबर के लिए there exists a member of the set y। ठीक है, सच दैट जब आप इनको पेयरिंग करोगे तो वो f वाले फंक्शन वाले उस पूरे बैंड से आएंगे। ठीक है, एंड नोट, ये इंपॉर्टेंट देखो, no two different ordered pairs have the same first component। What do you mean by different ordered component में क्या होता है सर? ordered component में पहले x आता है, बाद में y आता है। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है कि दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स में कभी भी फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब x के पास, कुल मिला के यहां पे इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ये जो x है ना, इसके दो कनेक्शंस नहीं हो सकते। जब आप x से y की कहानी बता रहे हैं तो x का हर एक एलिमेंट के पास एक यूनिक y एग्जिस्ट करेगा। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। इन अदर वर्ड्स, a function from x to y is a rule or a correspondence which associates each element x of set x, मतलब पहले वाले सेट में के हर एक एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट ऑफ y से अटैच करवाता है। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो यहां पे हमें हमेशा चेक क्या करना है? पहली बात तो हमारे पहले सेट का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट शुड बी हैविंग अ पार्टनर इन द सेट y। ठीक है, सेकेंड थिंग, ईच, क्योंकि आपने लिखा है ईच एलिमेंट शुड बी हैविंग अ पार्टनर इन y एंड दैट टू अ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो हर एक का पार्टनर होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, तब आप रिलेशंस को फंक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। इज दिस क्लियर? जी सर। तो रिलेशंस में से हम छांट के अच्छे वाले जो हमारे सेट्स के कनेक्शन होते हैं उनको हम फंक्शंस कहते हैं। चलिए यहां देखिए अब यहां क्या होगा। अ फंक्शन एफ कैन बी थॉट ऑफ एज अ मैकेनिज्म, या फिर एक डिवाइस। अब इस डिवाइस का फीचर क्या है? डिवाइस में क्या होता है? विच गिव्स अ यूनिक आउटपुट f of x फॉर एवरी इनपुट x, मतलब एक ऐसी मशीन जिसमें आप जैसे ही कोई x की वैल्यू डालेंगे, ठीक है, वो मशीन में आपका या वो फंक्शन उसको प्रोसेस करके जो आपको रिजल्ट निकाल के देगा वो एक यूनिक वैल्यू होगी जिसको हम यहाँ पे y कह रहे हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर। अब यहाँ देखिए इमेज ऑफ एन एलिमेंट, एक नया टर्म आया है जो कि हम फंक्शंस में यूज करेंगे। अब इमेज क्या होता है? द यूनिक एलिमेंट y is called the image of element x under the function f of x to y. It is denoted by f of x, that is y is equals to function of x। यानी x पे हमने क्या मैकेनिज्म लगाया उसको हम कैसे दर्शाते हैं? उसको हम f of x लिख के दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा f of x is equals to 2x plus 3, इसका क्या मतलब है? ये जो 2x plus 3 है, मैं इस मैकेनिज्म को x की वैल्यू पे लगा रहा हूं और जो मेरा आंसर आएगा, जो मेरे y की वैल्यू आएगी, उसको मैं कहूंगा इमेज। ठीक है, y इज ऑल्सो कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f at x। ये जो आंसर आएगा इसका, जब भी मैं x की कोई वैल्यू रखूंगा तो सॉल्व करने पे कुछ आंसर आएगा, तो वो जो आंसर आएगा उसे हम y भी कहते हैं, उसे हम इमेज भी कहते हैं, उसे हम वैल्यू भी कहते हैं। बात तो वही हो गई ना, वैल्यू क्या होता है? सॉल्व करने पे जो आंसर आया। ठीक है, चलिए लेट्स क्लियर द स्क्रीन। ये आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे हमने इमेज सीखा, फंक्शंस के बेसिक को देखा, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, मुझे पता है अब तक जो आपने समझा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो अपन यहाँ पे आपके लिए एक बेटर एग्जाम्पल लेके आए जिससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन वो
क्लैरिटी लाने के लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हम यूज करते हैं जब भी हम फंक्शंस पढ़ते हैं। तो देखो, एक हम यूज करते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सर इनसे क्या मतलब है आपका? तो देखिए यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जरा पहले उसकी परिभाषा समझते हैं। इज अ वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी विच इज बीइंग सेट और मैनिपुलेटेड इन एन एक्सपेरिमेंट। जिसको आप सेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में या मैथमेटिकल ऑपरेशन में, उसको आप इंडिपेंडेंट कहते हैं, जिसपे किसी का राज नहीं चलता। डिपेंडेंट वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जो जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, ये आपको मीनिंग से समझ में आ गया। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड एरिया, तो दो चीजें हैं, एक है रेडियस और दूसरा है एरिया। इसमें से जो आपका रेडियस है इट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि आप रेडियस की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, उसको कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको कैसे भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेट कर दिया कि जो मेरे रेडियस होंगे वो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, फेयर इनफ। डेसिमल रख दिया, फेयर इनफ। फ्रैक्शन रख दिया, फेयर इनफ। मेरे पास रेडियस की कोई भी वैल्यू रखने का पूरा अधिकार है। तो रेडियस की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती। वेयर एज जो एरिया होगा वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि एरिया को जो आंसर आएगा वो रेडियस के हिसाब से ऊपर नीचे होगा। मतलब मान लो अगर आपका रेडियस 7 है, एरिया कुछ और आएगा। मान लो आपने रेडियस कर दिया 10 तो एरिया कुछ और हो जाएगा। मान लो आपने रेडियस कर दिया 2 तो भी एरिया कम या ज्यादा हो जाएगा। सो जो एरिया पे जो वैल्यूज आएंगी, जो आंसर्स आएंगे, इट इज डिपेंडेंट ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेडियस विच इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इज दिस क्लियर? अब मैं इसी एग्जांपल को आपके फंक्शंस वाले मैकेनिज्म में लेके जाता हूं। देखो, लेट्स गो बैक। तो हमारा फंक्शंस वाला मैकेनिज्म क्या कहता है कि एक इनपुट होगा, जहां पे अगर हम यहां पे रेफरेंस ले पिछले एग्जांपल से, तो हमारे जो रेडियस की अलग अलग वैल्यूज होंगी वो हमारे इनपुट होंगे। फंक्शन जिसको आप मैकेनिज्म कह लीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन कह लीजिए, जो कि यहां पे अगर हम एरिया ऑफ सर्कल निकालना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये जो रेडियस है इट वुड गो थ्रू दिस पाई आर स्क्वायर एंड गिव अस एंड रिजल्ट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एरिया। ठीक है, तो ये जो हमारा रेडियस है ये मैकेनिज्म के अंदर जाएगा, पाई आर स्क्वायर में अपनी वैल्यू को रखेगा और रिजल्ट के रूप में हमें एरिया देगा। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। अब आप ये देखो कि रेडियस की कोई भी वैल्यू ले लो, आप हर एक वैल्यू ले लो, रेडियस की आप रैंडम वैल्यू कोई सी भी ले लो, आपको एरिया के रूप में उसका यूनिक आंसर मिलेगा। दो सर्कल जिनके अलग अलग रेडियस हैं उनका एरिया कभी सेम नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है ना? तो जब रेडियस की आप अलग अलग वैल्यू लोगे, जिसको हम कहते हैं सेट एक्स, उससे आपको जो आंसर्स मिलेंगे जिनको हम सेट वाई में रखेंगे, उनके बीच में कैसा रिश्ता होगा? हर एक वैल्यू ऑफ रेडियस के लिए, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज ईच वैल्यू ऑफ रेडियस, आपको रिजल्ट के रूप में सामने फंक्शन के रूप में, फंक्शन का यूज करने के बाद एक कुछ वैल्यूज मिलेंगी जो कि यूनिक होंगी। इन सेंस अगर रेडियस 3 है तो उसका एरिया कुछ यूनिक वैल्यू आएगा, रेडियस 3.2 हो जाता है तो एरिया अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दो अलग अलग रेडियस हैं पर आंसर एक आ रहा है। तो जो हमने वर्ड यूज किए थे कौन कौन से? सर हमने वर्ड्स यूज किए थे जैसे यूनिक, ठीक है, तो ईच एलिमेंट मतलब हर एक वैल्यू ऑफ रेडियस, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, क्योंकि हमने एक्स को रेडियस का पूरा फैमिली बना दिया, हैविंग अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, जहां पे हमने वाई को यहाँ पे एरिया वाली जो पूरे वैल्यूज थे उनको रख लिया। ठीक है, क्लियर हो गया ये मामला? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। तो इस तरीके से पूरा मामला चलता है। तो फंक्शंस में आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस का या फिर जो भी आपको कंडीशंस दी हैं उनका यूज करके अपने रिलेशनशिप जो होते हैं उसमें स्पेशल केस को आइडेंटिफाई करके उन्हें फंक्शंस की कैटेगरी में रखते हो। क्लियर हो गया ये? इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ फंक्शन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इनपुट्स, जो मैंने कहा था, देखो मैंने इनपुट्स के नीचे लिखा था रेडियस, तो जो इनपुट की वैल्यू है वो क्या है? आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और जो आउटपुट्स आए थे एरिया के रूप में वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। क्यों? क्योंकि बिना रेडियस के एरिया नहीं निकल सकता।
ठीक है। रेडियस खुद में स्वतंत्र विचरण कर सकता है, लेकिन एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस देना ही पड़ेगा किसी व्यक्ति को, तभी वह आंसर बता पाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ y इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, अब यहां पे जो हमने देखा था फंक्शन ऑफ एफ एक्स मतलब जैसे यहां पे हमने एरिया निकालने का फंक्शन देखा था, ठीक है, दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहां पे आप समझो, अगर हम मान लें कि हमने रेडियस को कहा है x, ठीक है, अब एफ एक्स यहां पे क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब आप एक्स पे क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, पर क्योंकि हमने आर की अलग अलग वैल्यू को एक्स बोल दिया है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पे कुछ वैल्यू मिलेगी जो कि हम यहां y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y के कैलकुलेशन के लिए x में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन फंक्शन हमने किया, एंड देन x इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि x के अलग अलग वैल्यू हम रख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, इसलिए y हमारा डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। कोई नहीं रोकेगा आपको x की वैल्यू क्या रखनी, हाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे कि यहां से लेकर यहां तक रख लो, फॉर एग्जांपल नेगेटिव वैल्यूज आप नहीं रखोगे क्योंकि सर्कल की बात चल रही है, रेडियस नेगेटिव नहीं होता, तो इस तरीके से आपको थोड़ी ब्रॉड डायमेंशंस दे देंगे कि कहां कहां से वैल्यू आप ले सकते हो, बट लेकिन वहां पे फिर आप स्वच्छंद हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं उस पर्टिकुलर ब्रॉड डोमेन में। ठीक है, डोमेन शब्द भी मैंने बोला वो हम यूज भी करेंगे आगे, ठीक है, वो आपको समझ में भी आएगा कैसे क्या होता है। चलिए, आप डोमेन की बात मैं कर ही रहा था, तो यहां पे दो शब्द आ गए, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। What are these two important aspects? एक है डोमेन, दूसरा है रेंज। चलिए, let f be a function from x to y, then the set x is called domain of the function. The set of values which can be put inside the function, मतलब x की वो वैल्यू जिनको हम इनपुट के तौर पे यूज कर सकते हैं, जिनको हम फंक्शन में डाल सकते हैं, उन्हें आप कहते हैं डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे बोले कि भैया रेडियस क्या हो सकता है किसी सर्कल का, तो आप क्या बोलोगे कि सर पॉजिटिव नंबर्स, या पॉजिटिव अगर मैं बहुत ज्यादा ही ऐसा रखूं तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, राइट, ठीक है, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं जाता। चलिए, अगर आप फ्रैक्शन और डेसिमल को भी डालना चाहते हैं तो आप क्या बोलोगे, तो सर हम बोलेंगे पॉजिटिव जो हमारे प्रोबेबली रियल नंबर्स, अगर मुझे बहुत ही ज्यादा ब्रॉड रखना है हमारा ऑप्शन, तो जितने पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो सब हमारा रेडियस हो सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं जो कि आप रेडियस में रख सकते हो, जिनमें आप जो आप x में डाल सकते हो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज आप नहीं डालोगे, फॉर एग्जांपल अगर सवाल एरिया का है तो उसे आप कहते हो डोमेन, मतलब x की, यानी जिसके बारे में बात चल रही है, जो अपना इनपुट है, वो इनपुट कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, उन्हें आप डोमेन कहते हैं। ठीक है, और अब देखो, इसको अब जब हम डोमेन ले रहे हैं, मतलब जब हम कुछ इनपुट ले रहे हैं तो कुछ आउटपुट भी आएगा, लेकिन आउटपुट एग्जैक्ट कितना आएगा ये मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जब तक मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होंगे तब तक मैं नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे फिर कॉन्सेप्ट आता है कोडोमेन का। नाउ व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन इज द बिग बैग ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट कैन कम आउट एज आउटपुट, यानी फंक्शन होने के बाद जो आंसर आ सकता है उसका जो एक ब्रॉड बैग बना सकते हो आप, उसे आप कहोगे कोडोमेन। फॉर एग्जाम्पल, इसी केस में एरिया क्या हो सकता है, तो सर क्योंकि हम रेडियस में डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए हमने डिफाइन किया यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो हमारा एरिया जो होगा वो भी पॉजिटिव रियल नंबर्स में से ही निकल के आएगा, ऑब्वियसली। यस सर, तो ये जो हमने डिफाइन किया कि एरिया कहां से कहां तक हो सकता है, इसे आप कहते हैं कोडोमेन। ठीक है सर, पढ़ाने वाले आप डोमेन और रेंज थे, पढ़ा आप कोडोमेन और डोमेन रहे हैं, इसके बाद आती है रेंज। ठीक है, अब देखो रेंज क्या आता है, द सेट कंसिस्टिंग ऑल द इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स। देखो कोडोमेन में कब बताता हूं, जब मैं अपना फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, जब मैं अपने फंक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं, उसके पहले मैंने अनुमानित वैल्यू पता लगा ली है कि इन सब के बीच में होगा, प्रोबेबल वैल्यू जो आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन फंक्शन होने के बाद मुझे पता चलेगा कि जो प्रोबेबल वैल्यूज मैंने बताई थी उसमें से सारी की सारी एक्सेप्ट नहीं हुई, सारी की सारी आंसर के रूप में नहीं मिली मुझे,
तो उस केस में मैं इसको कर दूंगा थोड़ा सा, क्या कहेंगे हम, नैरो डाउन, राइट। तो जो हमारा कोडोमेन था वो नैरो डाउन होके हो जाएगा उन वैल्यूज पे कॉन्सेंट्रेट जो हमारे एक्चुअल आंसर्स आए हैं, और उसको आप कहते हो रेंज। इज दिस क्लियर? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक स्क्वायर की अलग अलग साइड्स, ठीक है। तो मेरा जो साइड्स हो गया वो हो गया x, ठीक है, मान लो यहां पे, और जो उसका एरिया हो गया वो हो गया मेरा y, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, तो आप f ऑफ x क्या बोलोगे, f ऑफ x आप बोल सकते हो x स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइड इंटू साइड करना पड़ता है, साइड स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बोल दूं कि मुझे केवल पॉजिटिव जो हमारे नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स, वो चाहिए एज वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज, तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, मेरा डोमेन हो गया नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मेरा कोडोमेन क्या हो जाएगा, मेरा कोडोमेन हो जाएगा ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट कैन बी आवर आंसर, ठीक है। दैट इज प्रोबेबली अगेन, अब नेचुरल नंबर्स का हम जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर, तो मेरा कोडोमेन भी नेचुरल नंबर होगा। हालांकि जब मैं रेंज निकालूंगा, ठीक है, तब मेरा आंसर और स्पेसिफिक हो जाएगा कि भैया आपके आंसर्स आ रहे हैं 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है नेचुरल नंबर में जो कि मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं बनेंगी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया, कोडोमेन को मैंने नैरो डाउन करके केवल उन्हीं वैल्यूज का वर्णन किया जो मेरे एग्जैक्ट आंसर्स आ रहे हैं, तो मैं रेंज वाले कॉन्सेप्ट पे आ गया, ठीक है। कोडोमेन से निकल के आती है। कोडोमेन का आप कह सकते हो कि बहुत ही क्या कहते हैं उसको अपन, नैरो डाउन करना या फिर सिंप्लीफाई करना या फिर छान के जो आप आंसर्स निकालते हैं ना, क्योंकि देखो कोडोमेन जब हम बताते हैं तो हम सवाल को शुरू कर रहे हैं, हम अभी अपना फंक्शन को अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं, तो उस केस में हम नहीं बोल सकते जब तक हम फंक्शन को 2-4 बार अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक देख नहीं लेंगे वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, तब तक हम रेंज नहीं बता पाएंगे। इसीलिए कोडोमेन से फिर हम रेंज पे आते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, ये आपको एग्जांपल दिया है रेंज का, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ द फंक्शन इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, मतलब जितने भी आपके आंसर्स आ रहे हैं उनके हिसाब से होगा। नोट दैट रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ वाई। रेंज किससे पैदा हुई है, रेंज का जो स्रोत है जन्म का वो कौन है, वो कोडोमेन है, इसलिए रेंज को आप सबसेट बोलते हैं किसका, कोडोमेन का, ठीक है। विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू वाई, हो सकता है वो कभी इक्वल हो सकता है वो ना हो। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत? जरा से भी नहीं सर। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपने एफ ऑफ एक्स बोल दिया x प्लस 1, ठीक है। क्या बोला आपने, एफ ऑफ एक्स x प्लस 1, ठीक है, बस इतना करना है। डोमेन हमने रखा नेचुरल नंबर्स, कोडोमेन हम रखेंगे नेचुरल नंबर्स, लेकिन जब मैं रेंज बताऊंगा, मैं प्रोबेबली रेंज में नेचुरल नंबर्स नहीं बोलूंगा, मैं पता रेंज में क्या बोलूंगा, ये कि 2, 3, 4, 5। सर दोनों में फर्क क्या है, यहां पे 1 से स्टार्ट हो रहा था, यहां पे मैंने रेंज में उसको और स्पेसिफिक कर दिया और नैरो डाउन कर दिया कि 1 तो आंसर आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा डोमेन स्टार्ट ही नेचुरल नंबर से हो रहा है, तो पहली वैल्यू जो जाएगी x की वो 1 ही जाएगी, 1 + 1 करके 2 हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं कहूं तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। हाँ, उसके इक्वल होगा या नहीं ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, पर आपको ये पूरा गणित समझ में आया कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो बहुत देखो फर्क कितना आया कोडोमेन रेंज में, बहुत बारीक सा। इस एग्जांपल में, पिछले वाले में जब हम स्क्वायरिंग कर रहे थे बहुत सारे फर्क आ रहे थे, बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन एंड व्हाट इज रेंज। अगर आप ऐसे देखेंगे तो कोडोमेन इज द एक्सपेक्टेड आंसर्स और द ग्रुप ऑफ एक्सपेक्टेड आंसर, व्हाइल एज रेंज इज द एग्जैक्ट आंसर्स दैट वी आर गेटिंग। देखो यहां पे अब फॉर एग्जांपल आपका ये जो x है 1 2 3 4 5 ये आपका हो गया डोमेन, कि आप यही वैल्यूज यूज करेंगे, इसके बाहर आप नहीं जाएंगे। अब y की जो वैल्यूज मुझे यहां पे दी गई हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 टिल 11 एंड 13, ये हमारा हो जाएगा कोडोमेन, कि हमारा जो फंक्शन होगा उसका जो आउटपुट आएगा, जो आंसर्स आएंगे वो इन्हीं में से कुछ होंगे, इसके अलावा किसी और का आंसर के रूप में आ पाना असंभव है, ठीक है। एंड अगर मान लो फंक्शन उन्होंने कुछ किया और उसका आंसर कुछ ऐसा आया कि 1 1 2 0 3 7 4 9 5 13, ठीक है,
तो देखो यहां पे क्या कहते हैं हमारी फंक्शन की डेफिनेशन कि ईच वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की 5 वैल्यू थी, हर एक वैल्यू का देखो एक तार आगे जा रहा है, ठीक है। ईच वैल्यू ऑफ एक्स शुड हैव अ यूनिक, भैया 1 का एक ही कनेक्शन है किससे, 1 से, 2 का एक ही कनेक्शन है किससे, 0 से, 3 का कनेक्शन किससे, 7 से है, 4 का कनेक्शन 9 से, 5 का कनेक्शन 13 से, वॉट एवर मैथमेटिकल रीजनिंग दे हैव यूज्ड, बट लेकिन हर एक का एक यूनिक कनेक्शन ही है, इसीलिए ये फंक्शन की कैटेगरी में आ रहा है, बाकी शायद कोई और नहीं आ रहा है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो यहां पे देखो अब हमारा जो कोडोमेन था उसमें बहुत कुछ शामिल था, बहुत सारी वैल्यूज थी, पर हमारा जो रेंज होगा वो हमारे जो एग्जैक्ट आंसर्स हमें मिले हैं सिर्फ उनका कलेक्शन होगा, तो आप लिखोगे 107913। इज दिस क्लियर? यस सर। नोट दैट some elements of y are not associated with any element of x। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ वैल्यूज हैं यहां पे, किसमें, y में, जिनका कोई भी साथी नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है फ्रॉम x, ये चल सकता है। आपको डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा है कि y का हर एक एलिमेंट होना चाहिए, जो ईच वर्ड है वो हमेशा x के साथ चिपका है और यूनिक वर्ड चिपका है y के साथ, ठीक है। y में अगर कुछ वैल्यूज छूट भी जाते हैं तो भी आप उसको फंक्शन बोलेंगे, आप उसको फंक्शन की कैटेगरी से बाहर नहीं लेके जाएंगे। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए एक और फंक्शन दिया है 1 3 2 3 3 5 5 7 5 5, देन f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, ठीक है, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ x हैज अ यूनिक इमेज इन y। अब ये देखो फंक्शन की परिभाषा कि x के हर एक एलिमेंट को आपको इन्वॉल्व करना है, वो आपने किया। दूसरी परिभाषा यूनिक होना चाहिए, अर्थात इसका भी एक ही कनेक्शन, 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 इसका भी एक ही कनेक्शन। सर लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो x की कुछ वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यू है, ठीक है, 3 3। अगेन फंक्शन में y पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, सारे रिस्ट्रिक्शंस, सारे नियम कायदे कानून x पे लगते हैं। x के हर एक मेंबर को शामिल होना है, x का यूनिक पार्टनर होना चाहिए। इन सेंस आप ये नहीं बोल रहे हैं कि y के 2 पार्टनर्स नहीं हो सकते, हमने क्या बोला है, यूनिक फ्रॉम y, यूनिक एलिमेंट ऑफ y, अर्थात x के 2 कनेक्शन नहीं हो सकते, ये अलाउड नहीं है। ये समझना, यूनिकनेस किसको चाहिए, यूनिकनेस x को चाहिए, क्योंकि भैया आप इनपुट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, मतलब आपको इतनी आजादी तो दी है, अब ये और दे देंगे तो आप तो कल्याण ही कर दोगे। तो कुल मिला के जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो जो हमारे मेजर रेस्ट्रिक्शंस हैं वो केवल किस पे आते हैं, x पे आते हैं, कि x के सारे मेंबर्स शामिल होने चाहिए, सारे मेंबर्स का एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। इन सेंस 1 के 2 पार्टनर्स नहीं हो सकते 3 और 2 के रूप में, बट हाँ 3 के 2 x हो सकते हैं 1 और 2। ये क्लियर है जी सर? अब यहां पे देखोगे अगर आप, तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, तो सर डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि सारी वैल्यूज इन्वॉल्व होनी है। लेकिन आप अगर रेंज की बात करोगे तो रेंज में केवल 3 5 और 7 आएगा। कोई अगर आपसे कोडोमेन पूछेगा तो आप ये सारी वैल्यूज लिख के बताएंगे कि ये सब कोडोमेन के अंदर आएंगे। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, बड़ी आसानी समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड। देखो नोट दैट द सेकेंड कंपोनेंट्स में रिपीट अगेन, मतलब ये कि y की वैल्यू रिपीट हो सकती है। कुल मिला के अगर मैं यहां पे f में वैल्यूज लिखूं तो यू कैन नॉट हैव 1,2 एंड 1,3, ठीक है। आप 1 को यानी x के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते, उनके यूनिक ही पार्टनर्स रहेंगे। लेकिन हाँ y के लिए आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो दोनों कोई भी वैल्यू 2 एलिमेंट्स ऑफ x के लिए भी मैनेज कर सकती है। तो यहां पे यूनिकनेस कहां से आनी चाहिए, x की साइड से। अब यहां देखो 1 5 2 7 4 9 और 5 0, then f is not a function from x to y because the element 3 of x has no image in y। अब इसी एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो क्योंकि x का एक एलिमेंट छूट रहा है इसलिए इसे हम फंक्शन
नहीं बोल सकते। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो फोर्थ पॉइंट, 1 1 1 2 2 3 3 5 ये सब आपके फंक्शन नहीं है, ये जो वैल्यूज दी हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 1 और 1 2 के बीच में ऐसे दो पेयर्स हैं, जिनका सेम फर्स्ट कंपोनेंट है, माने x की वैल्यू सेम है। तो आप कंडीशन हमेशा कहां से चेक करोगे? x के लिहाज से। क्या x के सारे एलिमेंट शामिल हैं? हाँ जी सर। क्या x के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक पार्टनर है? हाँ जी सर। क्या ऐसा तो नहीं कि किसी x के एलिमेंट के पास दो पार्टनर्स हैं? यदि उसके पास दो पार्टनर्स हैं तो उसका केस रिजेक्ट कर दिया जाता है और बोल जाता है भैया आप यहां से चलते बनिए, क्योंकि आप फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? चलिए अब फंक्शन के कुछ मेन फीचर जो आपको याद होने चाहिए, बहुत बार क्वेश्चंस में हेल्प करते हैं। पहला, टू एवरी x दैट बिलोंग्स टू द सेट x, एवरी वैल्यू ऑफ सेट x आप कह सकते हो, देयर इज अ यूनिक एलिमेंट y सच दैट y इक्वल टू fx। वही आपने बताया कि y की वैल्यू कहां से आएगी? वो जो फंक्शन दिया होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, उस पर हम ऑपरेशन लगाएंगे मैथमेटिकल, अपना आंसर बताएंगे। नो एलिमेंट ऑफ x, x का कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज नहीं रख सकता, यानी कोई भी x की वैल्यू के लिए दो y की वैल्यू नहीं हो सकती है। देयर मे बी एलिमेंट्स ऑफ y विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ x, क्योंकि y आपने क्या आउटपुट्स के लिए रखा है। अब आउटपुट तो कुछ भी हो सकते हैं, आप गैस नहीं कर सकते इतने ज्यादा, इसीलिए y को ऐसी वैल्यूज रखने का अधिकार है जहां पे आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, मतलब जो आंसर्स के रूप में शायद आपको नहीं मिलेंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x मे हैव सेम इमेज इन y, मतलब x के यूनिक एलिमेंट्स का या x के हर एक एलिमेंट का या x के कुछ एलिमेंट्स का जो इमेज है, जो y की वैल्यू बन रही है, वो कॉमन हो सकती है। x के पास दो पार्टनर्स रखने का अधिकार नहीं है, y के दो x हो सकते हैं, x के नहीं हो सकते। फंक्शन f इज डिटरमाइंड व्हेन f of x इज नोन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। आप किसी भी फंक्शन को x के लिए तब तक नहीं अप्रूव करेंगे जब तक सारी वैल्यूज x की, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x इज पार्ट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जैसे यहां पे आपने देखा पिछले एग्जांपल में, क्योंकि 3 के पास कोई पार्टनर नहीं था इसलिए हमने उसको फंक्शन की कैटेगरी में नहीं रखा, जबकि बाकी सबके केस में भैया हमने रख दिया था। चलिए यहां पे हमारे एग्जांपल शुरू हो जाते हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस एंड आपका रीजन क्या है। सबसे पहला आर 2,1 3,1 एंड 4,2। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो? दो चीजें कर सकते हो, या तो डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, ये आपने बनाया x की वैल्यू क्या है, तो भैया 2 3 एंड 4। चलिए अब मैंने यहां बना दिया y, जिसकी वैल्यूज मैं यहीं से ले रहा हूं, आपकी वैल्यूज आ रही हैं 1 एंड 2। चलिए हमारा गणित क्या कहता है? सर गणित कहता है फंक्शन में x के हर एक एलिमेंट का एक पार्टनर होना चाहिए। तो 2 का 1 है, 3 का भी 1 है एंड 4 का है 2। x के 3 एलिमेंट, तीनों का एक पार्टनर, ठीक है, ये मामला हो गया। क्या x के तीनों एलिमेंट को हमने यहां पे शामिल किया? बिल्कुल किया। क्या y के लिए कोई कंडीशन है? नहीं। अगर दो भी जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फंक्शन की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। तो आप लिखोगे यहां पे फंक्शन। इज दिस क्लियर जी? तो इसका रीजन क्या है? आप रीजन लिखोगे ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x has a unique element of y present for it, that's why it is a function। अब यहां देखो 2,3 हाफ कॉमा 0 2,7 एंड -4,6। मैंने सबसे पहले क्या देखा, जो मेरे यहां पे दिखा मुझे कि 2,3 एंड 2,7, मतलब x की दो वैल्यू के लिए आपके पास आंसर्स हैं। सॉरी, x की एक ही वैल्यू के लिए आपके पास दो आंसर हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में आप बोलोगे नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। रीजन बीइंग क्योंकि आपके एलिमेंट ऑफ x, वन एलिमेंट ऑफ x हैज मोर देन वन वैल्यूज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू इट, दैट इज y। ठीक है, अब यहां देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। प्रोबेबली आप अगर आप देखोगे किसी के पार्टनर्स रिपीट हो रहे हैं क्या? नहीं। 1 2 3 4 5 6, ना पार्टनर्स रिपीट ना कुछ, तो इसको भी हम फंक्शन की कैटेगरी में रख सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकने वाला है, क्योंकि x के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास एक y का एलिमेंट है। कहीं भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है खुद को, x का दो वैल्यूज नहीं आ रही हैं और कोई भी छूट नहीं रहा है, प्रोबेबली जितना दिया है उसके हिसाब से। चलिए स्क्रीन क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल।
अपना सेकंड एग्जांपल अपन से देखो क्या बोल रहा है कि यदि सेट ए है जिसमें 1 2 3 है तो ये अपना होगा क्या, प्रोबेबली डोमेन, करेक्ट। एंड एफ जी एच एस आर रिलेशंस करस्पॉन्डिंग टू द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। मतलब अगर ऐसे अपन देखेंगे तो यही हमारा डोमेन है, और क्योंकि ए क्रॉस ए हो रहा है मतलब इसी से हमें आंसर्स भी मिलने हैं, तो प्रोबेबली हमारा रेंज जो को डोमेन होगा वो भी यही हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप लिख रहे हो कहीं पे तो आप डोमेन में क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, तो सर डोमेन हमारा हो जाएगा यही ए जो कि है 1 2 3, तो आप लिखोगे a विच इज इक्वल टू 1 2 3। नाउ क्वेश्चन में मेंशन किया है a क्रॉस a, यानी इसी के सबसेट से, यानी इसी की वैल्यू से आप आंसर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो को डोमेन होगा, जिसको आप प्रोबेबली कह सकते हो कि जो आपके ऑप्शनल आंसर, जो एक्सपेक्टेड आंसर्स हो सकते हैं, वो भी इन्हीं के अंदर से आएंगे। तो आपका जवाब होना चाहिए 1 2 3, है ना। अब देखो, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम विच एफ जी एच एस आर फंक्शन, तो हमारे पास 4 रिलेशन दिए हैं जिनके आंसर्स यहाँ पे दिए। अब आपको पता है इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा आपका फंक्शन नहीं है, और उसके हिसाब से फिर आप आंसर्स बताएंगे। चलिए, सबसे पहला फंक्शन एफ कह रहा है यहाँ पे, तो देखो 2 into 1 2 1 and 3 3, ये एक रिलेशन है, ठीक है। क्या ये हमारा फंक्शन की कैटेगरी में आएगा या फिर नहीं आएगा? अब देखो यहाँ पे डोमेन और रेंज ये हमने इन जनरल बताए थे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज द रिलेशन कमिंग अप। अब जब मैं सवाल के हिसाब से तरक्की करूंगा, सवाल के हिसाब से प्रोग्रेस करूंगा, तो हर एक फंक्शन, हर एक रिलेशन की अलग अलग डोमेन हम निकालेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब ये कह रहे हैं कि f इज 2, 1 एंड 3, 3, क्या ये हमारा फंक्शन है? सर फंक्शन की परिभाषा कहती है कि भैया x के, यानी पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स शामिल होने चाहिए। अब हमारा जो पहला वाला सेट है उसका एलिमेंट्स है 1 2 3, तो यहां 2 का जोड़ा बन गया, 3 का बन गया, लेकिन 1 का नहीं बना। तो क्या हम इसे फंक्शन बोलेंगे? नहीं सर, हम इसे फंक्शन नहीं बोल सकते। तो यहां पे हम जवाब में क्या लिखेंगे? नो इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। रीजन बहुत सिंपल है कि हमारा जो डोमेन है या फिर हमारी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसके सारे जो आपके ऑप्शंस थे 1 2 और 3, सारे जो आपके एलिमेंट्स थे, आपने उनको शामिल नहीं किया अपने फंक्शन में, कुछ को आपने छोड़ दिया है, तो आप फिर फंक्शन कहलाने के लायक नहीं हैं, ठीक है। फंक्शन बनने के लिए आपको सारे एलिमेंट्स को शामिल करना पड़ेगा। अब देखो जी में क्या है, तो भैया 1 2 1 3 2 3 3 1। अब अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करूं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग में भी, तो ये आपका सेट ए हो गया जिसमें वैल्यू क्या है, सब वैल्यूज हैं 1 2 3, और अगर हमें पॉइंट्स ज्वाइन करने तो अपन डॉट्स बना लेते हैं, तो ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। चलिए दूसरी तरफ आपका सेकेंड वाला क्या होगा सर? वो भी ए होगा, ठीक है, क्योंकि आप ए क्रॉस ए कर रहे हैं, मतलब इन्हीं के साथ खेल रहे हैं, तो यहां भी आएगा 1 2 3। अब इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होंगे सर? डॉट्स चाहिए होंगे, ताकि हम इजीली चीजों को मैच कर पाए। चलिए, तो जो अपना जी रिलेशन है उसमें रिजल्टेंट क्या आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है रिश्तेदारी? सर उसमें ये हो रही है 1 2, तो आप 1 को 2 से जोड़ रहे हैं, ठीक है, फिर आप 1 को 3 से भी जोड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक, फिर आप 2 को 3 से जोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप 3 को 1 से जोड़ रहे हैं। चलिए एक बार के लिए अगर मैं यहां देखूं तो 1 और 2 दोनों 3 के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, दैट इज अलाउड फॉर अ फंक्शन। बट व्हाट इज नॉट अलाउड और व्हाट इज अ रेड सिग्नल इज कि हमारा जो x की या जो सेट a की वैल्यूज हैं उनमें से किसी एक के लिए 2 यहां से आपके रिलेशन बन रहे हैं, 2 यहां से आपके जवाब निकल रहे हैं, इट इज नॉट अलाउड। तो ये भी क्या होगा भैया सर? ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें भी नॉट अ फंक्शन, इसमें भी नॉट अ फंक्शन। मामला क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। चलिए मैं डायग्राम को भी वैसे ही रख रहा हूं, बस जो चीजें मुझे हटानी है वो मैंने हटा दी। अब देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपका, थर्ड पार्ट एच में आपसे कहा गया है कि जरा आप ज्वाइन कीजिए। देखिए आपका है 1 से 3, 1 का 3 से कनेक्शन है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 1 का 3 से कनेक्शन है। सेकंड 2 का 1 से कनेक्शन है, तो भैया हमारा 2 का डॉट थोड़ा सा गायब हो गया, उसको हम वापस बुला लेते हैं, आ जाओ भैया। चलिए 2 का किससे कनेक्शन है सर? 2 का कनेक्शन है 1 से, ठीक है, 2 का कनेक्शन है 1 से, एंड देन 3 का कनेक्शन है 2 से। अब यहां पे आप देखेंगे हमारे फंक्शन की कंडीशन क्या होती है सर? फंक्शन की कंडीशन होती है कि डोमेन की या पहले वाले सेट की सारी वैल्यूज को शामिल करना है,
ठीक है, हमने 1 को शामिल कर लिया, 2 को कर लिया, 3 को कर लिया। अब सबका एक यूनिक पार्टनर होना चाहिए। 1 का पार्टनर है 3, 2 का पार्टनर है 1, 3 का पार्टनर है 2। किसी भी वैल्यू का एक से अधिक पार्टनर नहीं है, तो ये फंक्शन की सारी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है, तो इट इज अ फंक्शन। इन दैट केस इसका डोमेन क्या हो जाएगा सर? वही सेट ए, दैट इज 1 2 3, क्योंकि वहीं से हमने वैल्यूज पिक की थी। आपने लिखा 1 2 3, और जो आंसर्स हमें मिले हैं जिनको हम रेंज के माध्यम से बताएंगे वो भी सेट ए हो जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज 1 2 3, सबके पास आप देखोगे तो यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब सेकंड देखो यहाँ पे फोर्थ वाला एस, तो अपना ये हो गया। फोर्थ वाले के लिए हम फिर से यहाँ पे डायग्राम में चीजें हटा देते हैं, ये टिक मार्क भी हटा देते हैं जो हमने चेकलिस्ट बनाई थी। 1,2, चलिए 1,2, तो अब 1 को 2 से कनेक्ट करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। फिर आपने कहा 2,2, कोई दिक्कत नहीं है। 3,1, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हमारे पहले सेट के यानी एक्स वाले सेट के, जिसको यहाँ पे ए के नाम से जाना गया है, उसके सारे एलिमेंट्स का कनेक्शन बना? यस, सारे शामिल हैं। क्या सबका यूनिक कनेक्शन है? एज इन क्या 1 से 2 कनेक्शन जा रहे हैं? नहीं। क्या 2 से 2 कनेक्शन जा रहे हैं? नहीं। क्या 3 से 2 कनेक्शन जा रहे हैं? नहीं। तो मतलब ये फंक्शन की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो इसका जवाब भी क्या होना चाहिए? एक अच्छा सा यस। अब इसमें डोमेन क्या होगा सर? क्योंकि आपने सारी वैल्यूज को शामिल किया है, तो डोमेन हो जाएगा आपका सेट ए विच इज इक्वल टू 1, 2, 3। एंड व्हाट वुड बी योर रेंज? तो सर रेंज के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? रेंज के लिए जो हमारा आंसर है वो सेट ए नहीं होगा, आपकी बार उसकी कुछ वैल्यू होंगी। कौन सी सर? 1 और 2, क्योंकि 3 कहीं भी किसी का आंसर नहीं है। तो रेंज में हम प्रोबेबली लिख देंगे यहाँ पे हमारा सेट, जिसको हम जो भी नाम दे रहे हैं आप ब्रैकेट में लिख दो 1, 2। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, बड़े ही आराम से हो गया। अगेन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इसके पास 2 आके मर्ज हो गए हैं, भैया फंक्शन में 2 वैल्यूज का सेम आंसर होना अलाउड है, लेकिन 2 इनपुट्स का या एक इनपुट से 2 आंसर आना अलाउड नहीं है। 2 इनपुट का सेम आंसर आ जाए दैट इज समथिंग नेचुरल, जो फंक्शन को सॉल्व करते हुए हुआ, वो मैकेनिज्म से हुआ, उसमें हमने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, 2 एक ही वैल्यू से 2 आंसर आना इज कंफ्यूजिंग। क्लियर हो गया ये मामला? जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने यहाँ पे समाप्त किया। लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 3, जो यहाँ पे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर the given are representing function or give reasons for your answer in case the function right domain and range। चलिए पहला डायग्राम आपका कह रहा है, देखो चेकलिस्ट क्या होती है कि x के हर एक एलिमेंट को शामिल करना है, हो गया। हर एक एलिमेंट का यूनिक एक कनेक्शन बनना चाहिए, मतलब एलिमेंट से एक ही लकीर निकलनी चाहिए ऑफ कनेक्शन, भले ही वो आगे जाके 2 एक में मर्ज हो जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? यस इट इज अ कनेक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। डोमेन क्या होगा इसका? सर इसका डोमेन होगा प्रोबेबली ए बी सी डी। तो हम यहाँ लिख रहे हैं x इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ए बी सी एंड डी। चलिए डन। व्हाट इज योर रेंज? सर रेंज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो y की सारी वैल्यू शामिल हो रही है, तो y को हम अपना रेंज बता देंगे विच इज जी एफ एम। क्लियर है ये? चलिए सेकेंड वाला चेक करते हैं। क्या x के सारे एलिमेंट से यहाँ पे रास्ता निकल रहा है? यस। लेकिन व्हाट इज द बिग नो, व्हाट इज द रेड फ्लैग? ये कि x के किसी एलिमेंट से 2 आंसर निकल जाए ना, अलाउड ही नहीं है। आंसर तो एक ही निकलेगा भैया, आप किसी इनपुट से 2 आउटपुट नहीं निकाल सकते। तो अब यहाँ पे जवाब में क्या लिखोगे? ना भैया ना, आप भले ही दुख के साथ आप एक फंक्शन की कैटेगरी में नहीं शामिल हो सकते बेस्ड ऑन द डायग्राम। और हमें क्या बोला है? अगर फंक्शन है तो ही डोमेन और रेंज बताओ। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डोमेन और रेंज जो कहते हैं हम आभूषण है किसके? फंक्शन के। चलिए एग्जांपल 4 कह रहा है अ रिलेशन f इज डिफाइंड बाय f इज सच दैट x इज x² - 2 वेयर x बिलोंग्स टू -1 -2 0 2। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ f। ठीक है, इज f अ फंक्शन? चलिए यहां पे देखिए, आपको ये दिया है, आपका f ऑफ x क्या है? आपका f ऑफ x यहां पे हम डिफाइन करें अगर, तो इट इज x² - 2। अब लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ f मतलब बेसिकली आपको बताना है कि इसमें क्या क्या वैल्यूज ये जनाब f के आंसर के रूप में आ सकती हैं। चलिए
तो एलिमेंट्स ऑफ f जब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे f इज सच दैट, या f इज इक्वल टू अ सेट ऑफ वैल्यूज। क्या क्या होगा, शुरू कहां से करना है हमें, देखो x हमें दे दिया पहले से, ये हमारा डोमेन है कि आप -1 -2 0 2 यही वैल्यूज रख सकते हैं। आपने रखा -1 का स्क्वायर करोगे 1 1 -2 हो जाएगा -1, तो ये आपका ये पहला एलिमेंट आ गया। आपने रखा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -2 इज 2, ये आपका दूसरा आंसर। आपने रखा 0 स्क्वायर इज 0 -2 इज -2, ये आपका तीसरा आंसर। चौथा आपने रखा 2 स्क्वायर इज 4 -2 इज 2, तो ये आपका फोर्थ आंसर, दैट इज -2 2 एंड 2। हाँ, अब हम ये क्या करेंगे, क्योंकि 2 दो बार आ रहा है तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई मुझसे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर मांगेगा तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा सर -1 करेक्ट, यस सर। देन आप बोलोगे 0 नहीं का -2 एंड द आंसर इज 2। आपने -2 रखा x की वैल्यू और y की वैल्यू, जो फंक्शन मिला वो ये मिला। देन आप रखोगे 0 तो आंसर मिलेगा -2। देन आप रखोगे +2 तो भी आंसर मिलेगा -2, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए, ये मैंने फंक्शन की जो वैल्यूज मिल रही थी, जो लिस्ट बननी थी, एलिमेंट्स बनने थे, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। क्या ये फंक्शन है, पहले ये बताओ सर। अगर हम यहाँ पे देखें तो x के सारे एलिमेंट्स को हम शामिल कर पाए, हम फंक्शन में उनको रख पाए, तो ये कंडीशन हो गई। क्या किसी एक वैल्यू को रखने पे हमें अलग अलग आंसर्स मिले, दो आंसर्स मिले? नहीं सर, जो भी वैल्यू हमने रखी उससे हमें एक ही आंसर मिला, कहीं पे भी डाउट नहीं हुआ कि दो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, एक ही वैल्यू से। हाँ, दो वैल्यूज रखने पे आंसर एक आ जाए दैट इज अलाउड, लाइक वी हैव ऑलवेज सेड, बट लेकिन दो अलग अलग एक ही वैल्यू रखने पे दो अलग अलग आंसर आ रहे हो, वैसा केस तो नहीं बन रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको फंक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। अब अगर कोई डोमेन और रेंज पूछेगा तो डोमेन हमारे पास है, रेंज हमने ये बता दी है। को डोमेन कोई पूछता तो वह भी हम बता देते, पर फिलहाल तो ऐसा कुछ पूछा नहीं है। चलिए यहां पे होगी स्क्रीन क्लियर एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ एग्जांपल कह रहा है अपन से कि यदि एक फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस प्रकार, तो आप बताइए कि यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, मतलब जो जो पूछा है वो बताना है अपन को, सिंपल सी बात है। बी द फंक्शन फ्रॉम z टू z, z इज यूज्ड फॉर इंटीजर्स फैमिली, ठीक है, बाय फंक्शन f of x ax प्लस b, ये आपका इंपॉर्टेंट है, फॉर सम इंटीजर्स a एंड b डिटरमाइन a एंड b। अब यहाँ पे आपको फंक्शन दिया है, मतलब उसकी वैल्यूज दी है, किस फंक्शन या किस मैकेनिज्म को यूज करके ये वैल्यूज आई हैं वो भी बता दिया है। अब आपको a और b की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ देखो f of x, ठीक है, क्या है f of x आपका, f of x इज ax प्लस b, ठीक है। अब अगर इसको मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से मैच करना है तो व्हाट इज माय जॉब, व्हाट शुड आई डू सर, हमें ax प्लस b को y के बराबर रखना पड़ेगा। तो ax प्लस b शुड बी इक्वल टू y। नाउ जो x और y की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपने लिया x1 और आपका y भी आना चाहिए 1, तो आपने लिखा यहाँ पे a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस b इज इक्वल टू 1। ये एक केस, ठीक है, व्हेन यू टुक कौन सा ऑर्डर्ड पेयर 1,1। चलिए सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर क्या है हमारे पास, सर एक है 2,3, चलिए उसको भी यूज करते हैं। तो जब आपने 2,3 रखा, क्योंकि ये फंक्शन है मतलब दिए गए हमारे मैकेनिज्म को ये सेटिस्फाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, तो हम यहाँ पे रखेंगे a के साथ 2 प्लस b एंड रिजल्ट शुड बी कितना, रिजल्ट शुड बी 3। इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो इक्वेशन हो जाएगी 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। सिंस मेरे पास दो इक्वेशन है, दो ही अननोन क्वांटिटी है a और b, तो क्या मैं इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू पता लगा सकता हूं? हाँ जी सर। चलिए यहाँ पे आप देखिए, आप चाहें तो तीसरी बार भी कर सकते हैं कि a की वैल्यू रखी 0 और b वहां पे रख दिया, तो उससे भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात हुई है तो दूर तक जाएगी, तो वो भी अपन कर लेते हैं। 0,-1 यानी आपके पास x डिफाइंड है एज 0, तो a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू -1। आप लिखोगे 0 प्लस b इक्वल टू -1,
ये हमें एक एक्सप्रेशन ये भी दे रहा है कि b की वैल्यू है -1, लेकिन मैं अभी भी कुछ निर्णय नहीं लूंगा, पहले इन दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट बताऊंगा। चलिए, तो अपन बोलेंगे भैया सॉल्विंग 1 and 2, या आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, या फ्रॉम 1 and 2, जो भी आप लिखें, डिपेंड आप नीचे क्या कर रहे हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अब ध्यान से देखना क्या मिलेगा हमें यहाँ पे। सर 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है एक इक्वेशन, जी सर। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 1। जितना गणित का ज्ञान हमें आता है हमारे हिसाब से यदि आप माइनस कर देंगे इन दोनों को तो काफी चीजें सही हो जाएंगी। जैसे 2a माइनस a की आपने तो आपके पास a बचेगा, b माइनस b करने पे आ जाएगा 0 एंड 3 माइनस 1 करने पे आ जाएगा 2, एंड यहां से आपको मिला कि देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं केवल इक्वेशन 2 को यहां पे रखूं तो हमें क्या मिलेगा, तो सर हमें मिलेगा a की जगह पे रखा आपने 2, ठीक है, 2 को कि 1 को, सर 1 इजी है 1 को रख लो। चलिए ठीक है भैया, आपकी बात हमने मान ली। अच्छा इक्वेशन 1 कौन सी है, पहली बात तो ये है नीचे वाली a प्लस बी वाली, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट a की जगह पे 2, b की जगह पे कुछ नहीं, आंसर के रूप में 1, तो b हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2, दैट इज b इक्वल टू -1। अब दो जगह से वेरीफाई हो गया, इधर भी b -1, उधर भी b की वैल्यू -1, तो कुल मिला के हमने थोड़ा सा आत्मविश्वास दिखाया कि हाँ जी भैया इस सवाल में अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -1। इज दिस क्लियर? कैसे किया आपने फंक्शन जो दिया गया था, जो अपना मैकेनिज्म था, उसमें इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करवाया, उनको सॉल्व किया और दोनों वेरिएबल निकाल लिए a और b। क्लियर, गुड टू गो? हाँ जी सर। चलिए स्क्रीन को यहाँ पे क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल 5 अपना यहाँ पे खत्म। एग्जाम्पल 6 कह रहा है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि यदि a और b दो फाइनाइट सेट हैं सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, na क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल्स टू p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज इक्वल्स टू q, देन फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। अब ये जो है ये सवाल से ज्यादा आपके लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास है। देखो वो बता रहा है कि अगर आपको दो सेट दिए गए हैं a और b, फाइनाइट सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके फिक्स हैं, उसमें अगर कोई आपसे बोले कि यहाँ पे कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं a टू b जाने वाले, ठीक है, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? ठीक है, आप कैसे पता लगाएंगे कि किन्हीं दो सेट्स के बीच में कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं? और देखो रिलेशन तो हम नहीं बता सकते बिकॉज रिलेशंस में कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, कोई आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, लेकिन फंक्शंस के केस में क्योंकि आपके पास आ जाते हैं बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आपका स्कोप लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, और ये मोर देन अ क्वेश्चन, इट इज अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो कि आपको लर्न करनी है, जो कि आपको डेवलप करनी है। तो देखो जब भी आपको कोई बोले कि आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे किसी सेट ए से, ठीक है, सेट बी तक जाने वाले, तो आपका आंसर क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए। तो मान लो अगर एग्जांपल के तौर पे सेट ए में 5 एलिमेंट हैं और सेट बी में है 4 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितना हो जाएगा? तो सर नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएगा, यहां पे अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, जिस पे आपको रिश्तेदारी लगानी है और जिससे स्टार्ट होगी, यानी 4 की पावर 5। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर आप 5 की पावर 4 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। जिससे सेट शुरू होने हैं, ठीक है, जहां से आपको मामला शुरू करना है वो पावर में आएगा और नीचे आएगा यहाँ पे जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट्स का नंबर। रीजन बीइंग अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो सेट की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ज्यादातर किस पे लगती हैं? आपके पहले वाले सेट पे, है ना, फंक्शन की, और उसी के लिए कि भैया एक ही वो होना चाहिए पार्टनर, सब इन्वॉल्व होने चाहिए, तो इसलिए वो आ जाता है पावर में। तो इसी लॉजिक के हिसाब से, इसी ज्ञान के हिसाब से अगर हम इस सवाल का जवाब देखें तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी जाना है आपको, तो यहां पे q की पावर p। ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप चाहें तो एग्जांपल्स लेके ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा कि यहाँ पे ऐसा ही कुछ मामला होता है। इज दिस क्लियर?
जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ज़रा सी भी नहीं सर, चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं चलो मान ली एग्जाम्पल भी ले लूँ अगर, ठीक है, कि मान लीजिए अपना सेट P में 2 एलिमेंट हैं, एकदम मिनिमलिस्टिक 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, ठीक है, और अपना जो सेट Q है उसमें अपन ले लेते हैं कितने एलिमेंट? 3। तो मान लीजिए आपने लिया 1 2 3। चलिए, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए सर? अपना आंसर होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q है यानी 3 की पावर 2, प्रोबेबली 9 आपके फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। फंक्शंस की कंडीशन क्या होती है सर? यही कि एक ही निकलना चाहिए, तो प्रोबेबली एक देखो ये हो गया कि ये 1 से जुड़ गया और ये भी 1 से जुड़ गया, करेक्ट हो सकता है? यस सर, दोनों एलिमेंट आ गए और दोनों ही अपने कार्य को कंप्लीट करके चले गए। दूसरा, तो अपन को एक ये मिल गया, एक ये 1 2 का मिल गया, ठीक है, दोनों का 2 के साथ है, एक ये 3 के साथ मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक अपन ने क्या कर लिया, ये 3 हो गए, ठीक है, जिसमें एक ही उनका पार्टनर था, दोनों का पार्टनर कॉमन था। मान लो अपन ने 1 1 एक जोड़ दिया, फिर अपन ने एक 2 का 2 से कर दिया, एक ऑप्शन ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसको ऐसे ही रहने दो, ये इधर आ गया, तो 2 ऑप्शन ये जुड़ गए, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ये 1 को 2 से फिक्स कर दिया आपने, 2 को 1 से जोड़ा, एक ये ऑप्शन आ गया, और फिर एक ऑप्शन ये आया कि ये फिक्स है और आपने 2 को 3 से जोड़ दिया, तो 2 ऑप्शन ये आ गए, ठीक है। तो यहाँ हमने किया 1 1, ठीक है, या दोनों का 1 2 का एक, फिर 1 2 का 2 और 1 2 का 3 के साथ पेयर, एक ये 3 ऑप्शन हो गए। इधर अपन ने कहा 1 1, ठीक है, एक फिक्स हो गया, और फिर 2 का 1 के साथ, 2 का किसके साथ हो गया भैया? 2 का हो गया 2 के साथ, और एक हो गया 2 का 3 के साथ। देखो ये कहीं पे बन रहा है क्या सर? 2 का 3 के साथ वहां कहीं पे बनेगा क्या? नहीं नहीं, वहां नहीं बनेगा। चलिए, उसके बाद फिर आपने क्या लिखा सर? इधर पे आपने 2 लिखे कि 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ और 2 का 3 के साथ, ये अलग एक बन गया। ऐसे ही आपने 2 और जोड़े, 3 2 5 6 7 तो अपन नहीं गिन लिए। फिर आप क्या करोगे सर? आप 1 को 3 से फिक्स कर दो, ठीक है भैया, ये 2 बनेंगे कौन से? एक 1 3 फिक्स, और फिर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है ना, दैट इज 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन, ये 2 बन गए, ठीक है। चलो, कितने हो गए? 3 2 5 6 7। और कौन सा हो सकता है सर? 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ हो गया। अब फिर आप 2 को 1 के साथ फिक्स कर दो और बाकी दोनों में कर लो, तो ऐसे करके आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो उससे ज्यादा आप नहीं जाओगे, लेकिन आपको वहां पे ऑप्शन लिखने नहीं है, पूरा गणित लगाना नहीं, आपको बस क्या सीखना है, ये कि जितने एलिमेंट्स सेट बी में होंगे उनकी पावर में जितने एलिमेंट्स इन सेट ए होंगे उतने पॉसिबल सेट है। क्या सारे होंगे? नहीं, उतने पॉसिबल है। अब उसमें से जो फंक्शन आप चूज कर लो वो आप यूज कर लोगे, एज सिंपल एज दैट। चलिए, प्रोबेबली यहाँ पे हमारा सेशन होना चाहिए समाप्त। सबसे इंपॉर्टेंट लोड सबसे नाश में आया, लेकिन एक दो छोटी चीजें और जिसके बाद आप आसानी से शटर बंद करके जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली चीज। देन अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर लीजिए भैया। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लो फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें, कुछ लर्न कर सकें। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट समस्या के समाधान पे। समस्या ये है भैया कि आपको भी पता है कि अपने जो मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल है यूट्यूब पे, उसमें मोर देन 40,000 वीडियोस हैं, करेक्ट। अब इन 40,000 वीडियोस के महासागर में आप में से बहुत लोग, बहुत जो गोताखोर होते हैं, अर्थात जो बहुत लोग पढ़ने आते हैं, वो गुम जाते हैं या फिर अपने काम के लेक्चर्स तक नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ द शेयर साइज ऑफ द चैनल, मतलब जितने वीडियोस हैं। तो हमने आपके लिए एक बढ़िया समाधान बना के रखा है जिसको बहुत लोग यूज कर रहे हैं और आप भी यूज कर सकते हैं। वो समाधान बहुत सिंपल सा है कि आप हमारी वेबसाइट और ऐप को यूज करें। ये हूबहू यूट्यूब से जैसा ही वीडियोस यहाँ पे भी है, सेम लेक्चर, सेम सेशन, सेम टीचर्स। बट ये बेटर कैसे है? ये बेटर ऐसे है भैया कि हमने हमारे सारे कोर्सेज को, सारे सब्जेक्ट्स को, सारे टीचर्स को टाइप ऑफ वीडियो वाइज क्लासिफाई कर दिया यहाँ पे, ताकि आप इजीली अपने काम के सेशंस तक पहुंच सकें। फॉर एग्जांपल, यदि आप कक्षा 12वीं के साइंस के विद्यार्थी हैं, आप यहाँ कंप्लीट कोर्स पे क्लिक करेंगे, आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। फिर उनके अंदर जिस जिस टीचर ने जो जो पढ़ाया है वो सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। फिर अगर आपको अलग स्पेशल टाइप के वीडियो चाहिए, मान लीजिए आपको MCQ चाहिए या फिर 1 शॉट रिविजन चाहिए, वो सब यहाँ पे आपको क्लासिफाइड मैनर में बड़ी ही ईजिली मिल जाएगा। आपका बहुत सारा समय बचेगा और आप पूरा ध्यान लगा पाएंगे अपनी पढ़ाई की ओर। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल स्टार्ट करें इसको फॉलो करना।
देन आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको देते हैं बोर्ड्स के द्वारा, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड्स हो, उनके द्वारा जब भी कोई नोटिस, सर्कुलर इन्फॉर्मेशन आती है तो वह हम इन्हीं माध्यम के थ्रू आप तक बहुत ही सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऑल्सो हमारे जो फन लर्न सेशन है, जहाँ पे हमारे विद्यार्थी कुछ नया सीखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं और कुछ नॉलेज गेन करते हैं, वो भी यहीं पे आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। तो आप इनको देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आनंद की अनुभूति होगी और आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। देन अगर आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं तो उसके दो सरल रास्ते। रास्ता क्रमांक 1, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बढ़िया सा लिंक है, क्लिक करोगे सीधे पहुंच जाओगे हमारे उस, आप कह सकते हो वेबसाइट, या फिर आप कह सकते हो हमारे उस चैनल पे, जहां पे आप इजीली सारे नोट्स और ई बुक्स को प्रोक्योर कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास ऐप और वेबसाइट पे ग्रैब ई नोट्स के टैब का भी है। जैसे आप इस टैब पे क्लिक करेंगे आप इजीली सीधे पहुंच जाएंगे वहां पे जहां पे आपको नोट्स डिलीवर किए जाते हैं। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको रेगुलरली हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, इस बात की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, आप उसकी चिंता न करें। आप बस पूरी शिद्दत, लगन, मेहनत से पढ़ाई कीजिए और बहुत अच्छे मार्क्स से, उत्तीर्ण अंकों से अपनी कक्षाओं में पास होइए, जिससे कि आपकी तस्वीर भी इन बच्चों जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे फीचर हो सके। ये हो गई सारी अपनी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड स्कूल एक्टिविटीज़। अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो, माँ बाप की सेवा करो, उनके साथ वाद विवाद मत करो, बल्कि उनकी आप कंडीशन समझिए, उनकी आप परिस्थिति समझिए और अपनी भी समझाने की पूरी कोशिश कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट कीजिए एंड यस, अपनी तबीयत का भी भरपूर ख्याल रखिए। एंड नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के साथ, तो देखना मत भूलना। सी यू, बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।